नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तपस्वी आईएएस एकेडमी के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स के वीडियो कोर्स के अंदर। मैं हूं करदम रावल। यह है मेरा छोटा सा डिस्क्रिप्शन और ये वीडियो आपकी ओर प्रस्तुत किया जा रहा है यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स के एसोसिएशन के साथ। तो आज का जो ये हमारा 6th लेक्चर है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या है, क्योंकि इंडिया जो है वो डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है। कैश जो हमें रेगुलर तरीके से यूटिलाइज करते हैं उसको हम किस तरह से मार्जिनलाइज कर सकते हैं और हम किस अलग अलग प्लेटफॉर्म से करेंसी का जो ट्रांजैक्शन है उसको रियल तरीके से घटा के वर्चुअल वे के अंदर ला सकते हैं। तो हमने जो पहला हमारा जो लेक्चर था उसके अंदर हमने बार्टर सिस्टम से स्टार्ट करते हुए हमने पहुंचे थे क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन जैसी फेमस करेंसी तक। तो उस लेवल तक तो इंडिया को नहीं पहुंचना है, लेकिन उससे पहले जो हम हैंड टू हैंड कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं उसको किस तरह से कम करना है उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो पहले करेंसीज हुआ करती थी जो आज भी प्रिवेल करती है, फिर चेक्स आए, सीसी क्रेडिट्स हुए यानी कि कैश क्रेडिट्स हुए, फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज हुई और फिर आगे जाके प्रॉमिसरी नोट्स आए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आए। तो ये अलग अलग माध्यम है जिसके माध्यम से कैश के सामने कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस हम कर सकते थे और कैश का यूटिलाइजेशन कम हो सकता था। फिर आया एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड, फिर एक क्रेडिट कार्ड, उसके बाद अभी नया आया है वॉलेट पेमेंट आया है, फिर आया है नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हो। तो उसी तरह से एक नई चीज़ आई है मार्केट के अंदर जिसको बोलेंगे यूपीआई। तो ये है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये एक बहुत ही आसान सा तरीका है अगर आपको किसी भी जगह पे अपना पेमेंट भेजना है या फिर किसी भी जगह से आपको अपना पेमेंट कलेक्ट करवाना है। तो यहाँ पे ये जो यूपीआई का जो कॉन्सेप्ट हम इकोनॉमी के अंदर पढ़ेंगे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ भी कवर अप होगा, इवन ये करंट अफेयर के साथ भी कवर अप होगा। तो ये एक तरह से डायनामिक सा टॉपिक है। तो यहाँ पे माना जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर कि यूपीआई के आने से एक रिवॉल्यूशन आएगा और ये रिवॉल्यूशन जो होगा वो इंडियंस जो बैंकिंग सर्विस यूज करते हैं और बैंक के माध्यम से जो भी अमाउंट की लेन देन करते हैं उसके अंदर एक नया सा एक अपग्रेडेड स्टेप होगा यूपीआई। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि यूपीआई क्या है और इस यूपीआई के अंतर्गत हमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है और यूपीआई किस तरह से सेफ है। तो जो यूपीआई है उसका फुल फॉर्म पहले तो आप याद रख लीजिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो एक नया सा मेथड आया है मार्केट के अंदर, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है कि किस तरह से आप ट्रांसफर ऑफ मनी कर सकते हैं दो अकाउंट के बीच में। यानी कि समझिए आप पार्टी ए है और आप पार्टी बी को पेमेंट करना चाहते हैं, तो पहले आप कैश में देते थे या फिर आप चेक से देते थे या फिर आप नेट बैंकिंग से देते थे। तो अब ये तीनों नहीं करने, एक नई चीज आई है यूपीआई। ए पार्टी बी पार्टी को अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म के जरिए पेमेंट कर सकती है और बी पार्टी जो है यूपीआई पेमेंट के माध्यम से पेमेंट एक्सेप्ट भी कर सकती है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जो यूपीआई के माध्यम से अगर आप पेमेंट भेज रहे हैं तो सामने वाले के पास भी यूपीआई होना ज़रूरी हो। अगर आपके पास यूपीआई और आप भेजना चाहते हैं तो पॉसिबल है, लेकिन सामने वाले को अगर भेजना है तो यूपीआई का यूज़ करना है तो उनके पास यूपीआई होना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये एक इंडिजीनियस पेमेंट सिस्टम है और ये एक स्मार्टफोन के माध्यम से चलती है। तो आजकल के इस युग के अंदर हम 2018 में जी रहे हैं और इससे आगे जाने टाइम पीरियड में ऑलमोस्ट 85% से ज़्यादा लोग जो है वो स्मार्टफोन की तरफ झुके हुए हैं और वर्ल्ड की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यूपीआई हमने इसी तरह से डिज़ाइन किया है। तो जो ये यूपीआई है वो नेट बैंकिंग हो और नेट बैंकिंग के जो फीचर्स है एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस, तो इससे ये किस तरह से अलग है इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से आते हैं और आपको आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस नहीं पता है दोस्तों, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपको ये सारी चीज़ें, इसके अंदर की लिमिट्स, चार्जेस, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, टाइम ड्यूरेशन सब कुछ। अभी सिर्फ ये याद रखिए कि नेट बैंकिंग के अंदर जो भी फैसिलिटीज़ मिलती है एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस वगैरह की बैंक की सर्विसेज, तो उससे यूपीआई अलग किस तरह से है। तो ये एक
बैंक के माध्यम से होने वाला एक स्टैंडर्डाइज ट्रांजैक्शन होता है और यहाँ पे बैंक अकाउंट इनिशियली यूज होते हैं और ये आप कहीं से भी थोड़े से क्लिक के अंदर ये सब कर सकते हैं। तो आपके अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली पेमेंट जो है वो आप जिसको पेमेंट करना चाहते हो यानी कि मर्चेंट को करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा आपको नेट बैंकिंग के अंदर लॉगिन लिखना पड़ता है, फिर पासवर्ड लिखना पड़ता है, फिर कई दफ़ा आपको एक एडवांस पासवर्ड भी लिखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। इवन डेबिट कार्ड से या फिर क्रेडिट कार्ड से भी अगर आप पेमेंट करना चाहते हो यूजिंग द नेट तो आपको बहुत सारे नंबर्स आपको एंटर करने हैं, फिर आपको सीवीवी नंबर्स एंटर करना है, फिर आपको एक पासवर्ड या फिर ओटीपी आपको जनरेट होगा वो आपको एंटर करना है और कई जगह पे आपको आईएफएससी कोड भी आपको एंटर करना है। तो यूपीआई के अंदर ये सारी झंझट नहीं है। तो जो नेट बैंकिंग और वॉलेट है तो उसी तरह से यूपीआई भी है, लेकिन यूपीआई जो है उसके अंदर एक स्पेसिफिक कलेक्शन पॉइंट है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अलाउज टू पे समवन एज वेल एज कलेक्ट कैश फ्रॉम समवन। तो इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट दे भी सकते हो, पेमेंट कलेक्ट भी कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो विजन है यूपीआई को लाने का वो ये है कि जो नेट बैंकिंग जब से इंट्रोड्यूस हुआ फिर भी नेट बैंकिंग इतना फेमिलियर और इतना एक्सेप्टेबल नहीं रहा लोगों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी तकलीफें उठानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा नंबर्स याद रखने पड़ते हैं, कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड आपको याद रखना होता है। तो आज भी इंडिया के अंदर 95% जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कैश के माध्यम से होते हैं। तो यहाँ पे यूपीआई लाने का विजन था आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, कि इंडिया के अंदर यूपीआई आएगा तो लेस कैश इंडिया बनेगा, यानी कि जो रियलिटी के अंदर वर्चुअली हम जो अगर पेमेंट करना शुरू कर देंगे तो जो कैश लेके घूमना पड़ता है और पेमेंट करनी पड़ती है तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। तो यूपीआई को डेवलप किसने किया ये क्वेश्चन है। यूपीआई को डेवलप किया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे एनपीसीआई कहा जाता है। सारी की सारी आरबीआई की गाइडलाइंस को मानते हुए एनपीसीआई ने यूपीआई डेवलप किया है और ये वर्क करता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस प्लेटफॉर्म के ऊपर। यानी कि यहाँ से आपने यूपीआई के माध्यम से डिसाइड करके बोला कि मुझे XYZ पर्सन के अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो जैसे ही आप नाम लिखेंगे, अमाउंट करेंगे और एंटर करेंगे, स्पॉट ऑन द स्पॉट आपके अकाउंट से वो पैसे कट जाएंगे और XYZ पर्सन के अकाउंट में वो पैसे चले जाएंगे। जो IMPS मेथड के अंदर होता है उसी तरह से इमीडिएट पेमेंट सर्विस प्लेटफॉर्म सर्विस। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें उसी तरह से वर्क करती है जैसे कि IMPS में होती है, लेकिन आपको किस तरह से यूपीआई यूज करने को मिलेगा तो ये एक स्पेसिफिक है कि अगर आपको यूपीआई यूज करना है तो पहले तो आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। दूसरी बात, आपके अंदर मोबाइल एप्लीकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है तो आपके पास बैंक अकाउंट है जो भी चलेगा, फिर आपको यूपीआई सपोर्ट मिल सकता है। तो पहले आपको यूपीआई की जो ऐप होती है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी गूगल प्ले से, जिसको प्ले स्टोर भी कहा जाता है, गूगल प्ले स्टोर, और या फिर iOS से आप यूज़ करते हो यानी कि एप्पल कंपनी का डिवाइस यूज़ करते हो तो एप्पल ऐप स्टोर से आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। आप यूपीआई की स्पेसिफिक एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, आप भीम ऐप भी डाउनलोड करके यूपीआई वाली डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप चाहे एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, तो आप कोई भी बैंक यूज़ करते हो उसकी एक स्पेसिफाइड यूपीआई के लिए एक बनी हुई एप्लीकेशन होगी, वो आपको डाउनलोड करनी है। वहाँ पे आपको ऐप के अंदर लॉगिन करवाने के लिए क्या करना है, आपको सारी चीज़ें आपको देनी है, जैसे कि क्रिएट अ वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। तो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस किस तरह से रहेगा, जैसे कि मेरा नाम है करदम रावल, तो मेरा वर्चुअल एड्रेस बनेगा रावल करदम @ICICI। तो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, आप रख सकते हो, लेकिन चीज़ ये है कि आपका जो नाम होगा वो उस किसी और के साथ सिमिलर नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं कि राहुल जो नाम है वो काफ़ी कॉमन है और अरोरा या फिर अग्रवाल सरनेम है वो काफ़ी कॉमन है। तो अगर ICICI बैंक के अंदर आप देखेंगे तो भाई राहुल अरोरा काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं। फिर राहुल दूसरा जो हमने एग्जांपल लिया था कि राहुल अग्रवाल, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो इस तरह से जैसे कि आप ईमेल अकाउंट बनाते हैं तो आपको एक यूनिक ईमेल अकाउंट बनाना है तो आपको नाम थोड़ा सा हटके रखना चाहिए या फिर कुछ नंबर वगैरह ऐड करने हैं।
उसी तरह से आप वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बना सकते हैं। फिर आपको उसके बाद अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है और जो भी आप बैंक की यूपीआई ऐप के अंदर है तो उसी बैंक का अकाउंट नंबर आपको एंटर करना है। फिर आपको एक एम पिन सेट करना पड़ेगा जो 4 डिजिट का भी रख सकते हो या फिर 6 डिजिट का भी रख सकते हो और 8 डिजिट का भी रख सकते हो। जैसे आप अपने डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड का 4 डिजिट का पिन रखते हो उसी तरह से आपको एक पिन बनाना है, वो पिन यहाँ पे आपको सेट कर लेना है। इसके बाद आप ट्रांजैक्ट कर पाओगे यूपीआई के माध्यम से। तो बहुत ही इजी तरीका हो गया। हुआ कि आपको दो चीजें, एक आपका अपना नाम बनाना है जिसको बोलेंगे वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, और उसके बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर ऐड करना है और उसके बाद आपको पिन एक डिसाइड करके रखनी है कि ये होगा मेरा पेमेंट का पिन का नंबर, 4 डिजिट का रखिए तो इजी रहेगा। तो इससे आप यूपीआई इजीली यूज कर सकते हैं। तो जो ये यूपीआई है वो जो बैंक कस्टमर है उनको मोबाइल बैंकिंग सपोर्ट के लिए एक अपग्रेडेड वर्जन मिला है और ये जो एम पिन होती है वो एक तरह से सिक्योर चीज होती है। तो ये सिक्योर चीज है और यहाँ पे सिर्फ आपको अपना नाम ऐड करना है कि ये अगर आपने मोबाइल बैंकिंग वगैरह की जो सर्विसेज यूज की है तो आपके पास ऑलरेडी एम पिन रहेगा। अगर आपके पास मोबाइल बैंकिंग नहीं है तो भी आप इसको जनरेट कर सकते हो। ये आप समझिए कि अगर आपको यूज करना है यूपीआई तो आप किस तरह से करेंगे। सपोज कि आपको एक एयर टिकट बुक करनी है, कोई भी एयरलाइंस की एक टिकट बुक करनी है, तो वहां पे आपने सारी चीजें जांच पड़ताल कर ली और फिर आपने डिसाइड किया कि मैं ये टिकट बुक करूंगा। तो फिर आप मोबाइल एप्लीकेशन में जब बाय नाउ का बटन दबाएंगे तो उसके बाद आपको मोबाइल या फिर वेबसाइट जो मोबाइल में खोलेंगे या मोबाइल एप्लीकेशन में खोलेंगे तो आपको वहां से यूपीआई के लिए एक अलग से ऑप्शन मिलेगा कि आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो, इसी तरह से आप वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हो। और जो फिफ्थ रहेगा वो एक और ऑप्शन मिलेगा, वो बोलेंगे यूपीआई के पेमेंट के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। तो जैसे ही आप यूपीआई वाले आइकन पे क्लिक करेंगे आपको यूपीआई ऐप के अंदर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां पे आपकी डिटेल्स तो मे बी ऑलरेडी एंटर की हुई होगी या फिर अगर आपने सेव नहीं किए तो फिर से अपना वर्चुअल एड्रेस लिखना है। वर्चुअल एड्रेस लिखने के बाद आप फिर से एंटर करेंगे तो एंटर के बाद आपको आपकी पिन पूछी जाएगी, 4 डिजिट की आप पिन एंटर कीजिए, हो गया काम। आपका जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, स्पॉट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये वर्चुअल पेमेंट सिस्टम जो है, ये यूपीआई के अंदर जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो बनता है, क्या ये सेफ है कि नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही सेफ है और यहाँ पे जो कंज्यूमर्स इसको यूज करते हैं ये वर्चुअल एड्रेस को यूज करते हैं, ना कि कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को। आपको अपना कोई भी नंबर प्रोवाइड नहीं कराना। समझ लीजिए कि आप अभी डेबिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो क्या होगा कि आपको अपने डेबिट कार्ड के ऊपर जो 16 डिजिट का नंबर है 4 के 4 टुकड़ों में बटा हुआ, तो वो एंटर करना है। उसके बाद आपको पीछे से सीवीवी डालना है। उसके बाद आपको अपना नाम भी देना है। उसके बाद आपकी जो वैलिडिटी है कार्ड की वो भी बतानी है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर चाहे आप ओटीपी सिलेक्ट करो या फिर आपने डिसाइड किया हुआ पासवर्ड होगा वो आप डालोगे। तो यहाँ पे अगर आप पासवर्ड भी डाल लेते हो तो आपकी जो सेफ्टी हो कितनी खतरे में पड़ सकती है वो आप सोचिए। कि जो ऑनलाइन शॉप जो है आपसे, जहां से आप कुछ परचेज कर रहे हो गुड्स या फिर सर्विस, तो वहां पे आप दे तो सारी डिटेल रहे हो ना, आपको पता है कि ये जो सारी डिटेल है वो आपकी खुद की है, तो वो उन लोगों को आप सारी चीजें बता रहे हो। आपका कार्ड का नंबर भी दिया, सीवीवी नंबर भी दिया, वैलिडिटी भी दिया, कार्ड के ऊपर के ओनर का नेम भी दिया और उसके बाद आपने जो अपना पासवर्ड सेट किया था वो भी दिया। चाहे ओटीपी होगा तो थोड़ा सा भी ज़्यादा सिक्योर होगा, लेकिन अगर आपने जो पासवर्ड सेट किया वो भी दे दोगे तो यहाँ पे आपको ना भी दिखाए, ब्लॉक्ड आइकन्स दिखाए, लेकिन वहाँ पर तो उनको सब कुछ डिस्प्ले होगा। तो ये वर्चुअल एड्रेस है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अमाउंट देते वक्त आपको सिर्फ अपनी आईडी देनी है और उसके बाद आपको एक पिन एंटर करना है। तो ये ज़्यादा सिक्योर है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के नज़रिए से अगर आप देखें तो यहाँ पे अब तक तो ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिली थी। और पहले अगर बात की जाए तो मर्चेंट के अकाउंट्स हैक हो जाया करते थे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था कि उन लोगों का जो वर्चुअल एड्रेस होता था वो किस तरह से होता था, डिनोटेड एज
account@payment_service_provider। लेकिन आज का जो टाइम है उसके अंदर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सारे बैंक के हैं। तो बैंक ही सर्विस प्रोवाइडर है तो ऑब्वियसली बैंक तो आपका डेटा नहीं चुराएगी। तो यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी ज़्यादा है और यहाँ पे बेटर सिक्योरिटी कहते हैं इसको, क्योंकि जो पेमेंट का तरीका है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, इन तरीकों से ये अच्छा है। इवन नेट बैंकिंग से भी अच्छा है, हैजल फ्री है, थोड़ा इश्यू भी नहीं है इसके अंदर, आपको ओटीपी के लिए भी वेट नहीं करना पड़ता है और यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हिडन तरीके से भी आपकी जो डिटेल्स है वो एक्सट्रैक्ट करके यूज़ की जा रही हो। तो ये जो VPA है यानी कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, ये बहुत ही यूज़फुल है। और पर्सनली अगर मैं आपसे कहूँ तो ऑब्वियसली डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से बेटर है नेट बैंकिंग और नेट बैंकिंग से बेटर है वॉलेट। वॉलेट से बेटर आपको अगर कुछ चाहिए तो वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो हमारी NCPI ने डिज़ाइन किया है सारी की सारी RBI की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए। तो ये एक बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है। तो व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन कैन बी परफॉर्म्ड बाय UPI। तो UPI के माध्यम से आप किन किन प्रकार के ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। आप अपने गैस बिल, मोबाइल बिल, पेट्रोल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर से आप अगर हाउस के जो आपको टैक्सेस लगते हैं म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा वो टैक्सेस हो, आप मर्चेंट पेमेंट भी पे कर सकते हो। इवन आपका अगर चालान भी कटा है तो चालान या फिर पेनल्टी जो होगी वो भी आप पे कर सकते हो UPI के माध्यम से और मर्चेंट पेमेंट दे और ले सकते हो। रेमिटेंस अगर आपको किसी को प्रोवाइड कराना है तो वो भी आप करा सकते हो। तो यहाँ पे पहला ये प्रश्न बनेगा कि ये सारी चीज़ें हम इतनी सारी चीज़ें UPI के माध्यम से कर सकते हैं, तो भाई UPI के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस है कि नहीं है। जी हाँ दोस्तों, UPI के अंदर एक कैप रखी गई है कि आप पर ट्रांजैक्शन करेंगे। ओवरऑल ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई कैप नहीं है, लेकिन जो स्पेसिफाइड एक एक ट्रांजैक्शन होता है वो आप 1 लाख तक के लिमिट का कर सकते हो। 1 लाख से बड़ा ट्रांजैक्शन आप UPI के माध्यम से नहीं कर सकते। अगर आपको किसी को 1,12,000 का पेमेंट करना है तो आपको 2 बार UPI यूज़ करना होगा। एक बार में आप 1 लाख का पेमेंट करें और उसके बाद के आप 12,000 का पेमेंट करें, यानी कि 1 लाख को क्रॉस नहीं होना चाहिए। दैट इज द थिंग। आप चाहे तो 66,000 रुपए वाले 56,000 रुपीज वाले भी 2 पेमेंट कर सकते हो, लेकिन द ओनली थिंग इज आपको 1 लाख की मार्जिन से क्रॉस नहीं होना है। तो बैंक्स और वॉलेट से उससे UPI अच्छा है कि नहीं है, तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि जी हाँ, बैंक्स और वॉलेट से UPI अच्छा है, क्योंकि UPI जो है वो बैंक की तरह ही वर्क करता है, बैंक के साथ रजिस्टर्ड भी है और इसका जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है वो भी खुद बैंक ही है और आप ही का बैंक अकाउंट यहाँ से यूटिलाइज होता है। स्पेसिफिकली कोई थर्ड अकाउंट यूज़ होने के बाद आपके अकाउंट से कटता या आपके अकाउंट के बाद जमा नहीं होता है। तो ये डायरेक्ट आपके अकाउंट से उस अकाउंट के अंदर ही ट्रांसफर होता है, जिस तरह से चेक सिस्टम में होता था। तो ये वॉलेट में किस तरह से होता है, वॉलेट में इस तरह से नहीं होता। पहले वो लोग हमसे पेमेंट कलेक्ट कर लेते हैं और वो लोग एक स्पेसिफाइड अमाउंट टारगेट सेट करते रखते हैं, उसके बाद उनको पेमेंट करते हैं। तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी आपको ज़्यादा जानकारी देना चाहूँगा कि वॉलेट में किस तरह से ट्रांजैक्शंस परफॉर्म होते हैं। समझ लीजिए कि आप अभी यूज़ कर रहे हैं Paytm नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन जो वॉलेट के रूप में भी काम आता है। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर समझिए कि आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल Paytm के माध्यम से भरना है और आप अभी रह रहे हो दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर पेमेंट है वो सारी की सारी एक दिन के अंदर, समझिए एक दिन के अंदर 10 करोड़ रुपए Paytm के माध्यम से लोगों ने अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पैसे दिए, लेकिन ऑन द स्पॉट ये पेमेंट नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे जो अमाउंट होती है वो Paytm और वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है दिल्ली का, उन लोगों के बीच में कोलैबोरेशन होता है। कोलैबोरेशन कुछ इस तरह से होता है कि एक एक बार आपके पास पैसे आएंगे, वो जब जमा होंगे तो वो जमा होने के बाद एक स्पेसिफाइड अमाउंट जब बनेगा, समझ लीजिए कि 25 करोड़ वो अमाउंट सेट हुआ है, तो जब 25 करोड़ हमारे अकाउंट में अंदर आपको देने के लिए आ जाएंगे तो हम डेटा के साथ में आपको 25 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। यानी कि
आपको वो 25 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन आपके हम उसके अंदर बाइफर्केशन भी देंगे कि इन इन लोगों के इतने इतने छोटे बड़े अमाउंट्स इन्होंने पेमेंट किए हैं। और यूपीआई के अंदर ऐसा नहीं होता है। यूपीआई में आप जैसे ही पेमेंट करते हो तो कोई बिचौलिया नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, आप ही का अकाउंट यूज हो रहा है और सामने वाला का ही अकाउंट यूज हो रहा है। यानी कि आपके अकाउंट में से पैसे लिए जाएंगे और उनके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर किए जाएंगे। जैसे पेटीएम हो, फोन पे हो, सैमसंग वॉलेट हो, तो ये काफ़ी सारे सर्विसेज मार्केट में अभी अवेलेबल है। वॉलेट की मोबिक्विक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से वर्क करती है। स्पेसिफाइड अमाउंट सेट करके रखी है कि इतने पैसे जब आप लाओगे यहाँ पे हम कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम आपको ट्रांजेक्शन करेंगे, क्योंकि एक एक बार हम ऐसे ट्रांजेक्शन करेंगे तो हमको भी मुनाफा जनरेट नहीं होगा। इसीलिए ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। वॉलेट से बेहतर है यूपीआई दोस्तों। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर है बैंक वॉलेट। वॉलेट से क्या यूपीआई अच्छा है? जी हाँ दोस्तों, यूपीआई अच्छा है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस डिस्कस कर लेते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस के क्या क्या सिग्निफिकेंस है। एक तो इसका प्लस पॉइंट है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होता है। दूसरा इसका है पर्सन टू बिजनेस ट्रांसफर होता है, जिसको P2B बोलते हैं। यानी कि और को कंज्यूमर है वो रिटेलर, सुपर स्टॉकिस्ट या फिर स्टॉकिस्ट को या फिर डायरेक्ट कंपनी को, किसी को भी डायरेक्ट पेमेंट कर सकता है विदाउट एनी मीडियम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद यहाँ पे आपको दो चीज मिलती है। यहाँ से आप पैसे कलेक्ट भी कर सकते हो, पेमेंट भी कर सकते हो। तो फैसिलिटेट होगी अगर ये सर्विस लोगों के बीच में अच्छी तरह से आएगी, तो इसके अंदर हमें बेनिफिट मिलेगा कि इंडियन इकोनॉमी को ये ओवरऑल बेनिफिट देगा। अगर यूपीआई जो है वो रेगुलर यूज के अंदर आ जाता है तो हमारा जो कैश सर्कुलेशन मार्केट में चल रहा है वो कम होगा। अभी करंटली हमारे यहाँ पे जो हमारी ओवरऑल जीडीपी की अमाउंट होती है उसका 12% सर्कुलेट होता रहता है अमाउंट मार्केट के अंदर। लेकिन अगर ये यूपीआई यूज होने लगता है तो जो इसका विजन है लेस कैश, यानी कि कैश करेंसी को हमें लेस ट्रांजेक्ट करना है, बल्कि अकाउंट और अकाउंट ट्रांजेक्शन ही ज़्यादा यूज करने हैं। तो अगर ये यूपीआई सक्सेसफुली यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है तो जो एनुअल कॉस्ट ऑफ करंट ट्रांजैक्शंस जो होंगे वो करंटली 20,000 करोड़ के हैं। तो वो 20,000 करोड़ के जो ट्रांजैक्शंस है उसके अंदर कटौती देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे ये जो खर्चा है वो बचेगा, तो ये अमाउंट बचेगी गवर्नमेंट की, तो ये आएगी जीडीपी के अंदर। तो यहाँ से जो डेवलपमेंट और जो इंटरफेस हम यूज कर रहे हैं उससे जो पैसे बच रहे हैं और काफ़ी सारे रिसोर्सेज बचेंगे, तो इससे जो है हमारी इकोनॉमी को ओवरऑल बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो ये जो हमने 22 मिनट का डिस्कशन किया उसके अंदर कंप्लीटली हमने यही सारी चीज़ें डिस्कस की कि क्या क्या पॉजिटिव साइड्स है, तो क्या इसमें कोई नेगेटिव साइड है या फिर कोई खामियां है, ये भी हमें देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो करंटली अभी इसमें एक इश्यू ये है कि रिफंड जो है वो अभी यूपीआई के अंदर स्पेसिफिकली नहीं दिया गया है। और इसके अंदर जो रिफंड की जो भी समस्याएं हैं उसको हैंडल करने के लिए तो पूरी अथॉरिटी दी गई है एनपीसीआई को, जिसने इस प्लेटफॉर्म को जनरेट करके बनाया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के अंतर्गत आता है। तो अभी जो रिफंड की अमाउंट का जो भी सिलसिला होगा वो हैंडल करेंगी एनपीसीआई, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक कोई मेथोडोलॉजी डिफाइन की गई नहीं है। दूसरी जो इसकी इम्पैक्ट, सबसे खराब इम्पैक्ट जो किसी अगर चीज़ के ऊपर पड़ेगी तो वो होंगे वॉलेट कंपनीज वाले। जो भी कंपनीज अभी वॉलेट की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किए थे सैमसंग पे, मोबिक्विक, पेटीएम, तो ये जो सारे लोग हैं जो वॉलेट सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं कि भाई आप अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पैसे ना भेजें, आप अपने बैंक अकाउंट से हमारे यहाँ पे आप अपना वॉलेट खुलवा के रखें, हम एक वर्चुअल बैंक का आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे और आप उस वॉलेट से, जिसको आप अपने अकाउंट की तरह यूज़ कर सकेंगे, उसको यहाँ पे आप रखें और यहाँ से आप अपना पेमेंट करें। तो ये जो वॉलेट सर्विसेज प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी थी, जो पोस्ट पे सर्विस भी प्रोवाइड करती है इनमें से कई सारी, तो ये सारी चीज़ों वाली कंपनी के ऊपर इसकी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगी। और यहाँ पे एक जो है वो ये है
यूपीआई के माध्यम से आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की ही अमाउंट पे कर सकते हो या फिर रिसीव कर सकते हो, यानी कि कलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात करें और आप सोचते हो कि जो एनईएफटी है उसको भी इसके साथ रिप्लेस करना है, आईएमपीएस जो है उसको भी इसके साथ रिप्लेस करना है, फिर आरटीजीएस है अगर उनको भी इसके साथ रिप्लेस करना है, तो आप इस कैप के बारे में आपको कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि 1 लाख की जो कैप है वो बड़े बिजनेस वालों के लिए, इवन जो मीडियम या फिर छोटे बिजनेस वाले हैं उनकी भी अमाउंट जो पेमेंट की होती है वो इससे बड़ी होती है। तो ये तो अगर आप इस तरह की कैप रखोगे तो जो ये डे टू डे यूज के अंदर कंज्यूमर जो यूज करते हैं उसके लिए हेल्पफुल है। बाकी यहाँ पे कोई आप नहीं बोल सकते हो कि ये कुछ बड़ा सा हेल्पफुल मेजर रोल प्ले करेगा। अगर आपने विजन रखा है कि रिवोल्यूशनरी इफेक्ट देखने को मिलेगी तो आपके यहाँ पे जो कैप है उस कैप को आपको चेंज करना बहुत ही जरूरी है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। 3 फिर से आप दोहरा लेते हैं। एक एनसीपीआई जो है उन्होंने एक स्पेसिफाइड जो रिटर्न या फिर रिफंड की मेथड है वो डिसाइड नहीं करके रखी है। दूसरी, वॉलेट कंपनीज के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिल सकती है। और तीसरी, 1 लाख की कैप ये ज़रूरी नहीं है। तो यूपीआई का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। दूसरा जो टॉपिक है आज हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो लेक्चर के दौरान वो होगा मोशंस। तो ये जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। यहाँ पे बजट भी कनेक्ट होता है इसलिए ये इकोनॉमिक का टॉपिक है, और यहाँ पे पॉलिटी भी कनेक्ट होता है क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो भी इस टॉपिक के साथ कनेक्ट होती है। तो जो मोशंस होते हैं वो कट मोशंस माने जाते हैं। जो कट मोशंस होते हैं इसके अंदर 3 प्रकार के मोशंस होते हैं। पहला है पॉलिसी कट, दूसरा है इकोनॉमी कट और तीसरा है टोकन कट। तो यहाँ पे एक जो है इसके अंदर अगर कोई 1 रुपए का कोई मोशन, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मोशन क्या होते हैं। मोशन लाए जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। जो पार्लियामेंट के अंदर बजट डिसाइड होता है उसके अंदर ग्रांट्स का सिलसिला होता है। हर स्टेट को, हर डिपार्टमेंट को, हर मिनिस्ट्री को ग्रांट्स मिलती है। उस ग्रांट के अंदर अगर कोई ज़्यादा अमाउंट मांग रहा है और दूसरे ने सोचा कि भाई ये लोग तो ज़्यादा अमाउंट मांग रहे हैं, इनको इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलना चाहिए, तो उस ग्रांट के अंदर कोई अगर दूसरी मिनिस्ट्री या फिर दूसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे कि इसको इतनी अमाउंट नहीं मिलनी चाहिए और उसके पास कोई ठोस बात हो इसको रखने के लिए, ठोस पॉइंट हो, तो फिर वो ला सकते हैं अलग अलग तरीके के मोशंस जिसको बोलते हैं कट मोशंस। तो ये अलग अलग मिनिस्ट्री यूटिलाइज कर सकती है एक दूसरों के खिलाफ। यहाँ पे बात होती है जो एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसको किस तरह से घटाना है, और जो डिमांड रखी गई है क्या वो वायबल और फिजिबल है कि नहीं। अगर जो डिमांड रखी गई है वो ज़्यादा अमाउंट है तो भी उसी को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट के अंदर अमाउंट को रिड्यूस करने के लिए मोशंस लाए जाते हैं। तो 3 तरह के मोशन होते हैं। पहला है पॉलिसी कट, दूसरा है इकोनॉमी कट और टोकन कट। तो यहाँ पे एक तरह का जो होता है उसके अंदर 1 रुपए को रिडक्शन करना है। अगर आपको सिर्फ 1 रुपए का, तभी आप इसको यूज करेंगे। दूसरा जो है इसके अंदर आप 100 रुपीज का चेंज लाना है, यानी कि 100 रुपीज अमाउंट रिड्यूस करना है, तब आप दूसरी तरह का मोशन लाएंगे जिसको बोलेंगे, आपको बाद में बताएंगे कि एक एक का नाम क्या क्या है। उसके बाद आएगा एक स्पेसिफाइड अमाउंट कि स्पेसिफिकली आपको कितना अमाउंट रिड्यूस करवाना है, या फिर ये पोर्शन के अंदर है या फिर इसके अंदर जो भी सर्विस है उसको करना है कम। तो ये 3 तरह के मोशन आप ला सकते हो। तो मोशन होते हैं 3, नाम याद रखिए, पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट और टोकन कट, और 3 अलग अलग प्रकार की अमाउंट रिडक्शन के लिए होते। एक होता है 1 रुपया, एक होता है 100 रुपए, एक होता है स्पेसिफिक आइटम या फिर अमाउंट या फिर परसेंटेज, पार्ट या फिर पोर्शन। तो ये होता है तीसरी किस्म का मोशन, कट मोशन। तो पहले तो कट मोशन की बात करते हैं कि कट मोशन जो होता है वो लाया जाता है कि अमाउंट को किस तरह से रिड्यूस किया जा सके। तो उसके अंदर डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिटी कट मोशन। तो जो पॉलिसी कट मोशन होता है वो क्यों लाया जाता है, अगर कोई भी डिमांड रखी गई है उस डिमांड के अंदर आपको 1 रुपया रिड्यूस करवाना है, तो उस डिमांड को रिप्रेजेंट करते हुए आपको एक पॉलिसी कट मोशन लाना है, और जो मेंबर ये नोटिस देता है उसको प्रिसाइज टर्म्स के अंदर बोलना है कि भाई ये जो पर्पस है उनका वो किस लिए ये करना चाहते हैं, किस लिए 1 रुपया कम करवाना चाहते हैं डिमांड के अंदर।
तो ये ज़्यादातर बात इसलिए होती है, कट मोशन आज के टाइम पीरियड में सिर्फ इसीलिए यूटिलाइज होता है। अभी जो हमारी सेंटर के अंदर गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट है, इसलिए 2014 के बाद के टाइम पीरियड के अंदर हमने ये मोशन वाला सिलसिला नहीं देखा है। लेकिन जो पहले मिक्सअप गवर्नमेंट होती थी तो यहाँ पे ये सारे मोशन जो होते कट मोशन ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे, क्योंकि ये टांग खींचने के लिए रखी गई चीज़ है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छी चीज़ कर रही है या फिर मांग रही है अपने स्टेट और अपने मिनिस्ट्री को डेवलप करने के लिए, तो इनको ये स्पेसिफाइड अमाउंट में पैसे ना मिले, इसीलिए ये सारी चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग और एक तरह से बाधा उत्पन्न करने के लिए यानी कि ऑब्स्टेकल को रेस करने के लिए ये सारी चीज़ें यूटिलाइज की जाती थी। इसका रियल मीनिंग कुछ और ही था, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन डे बाय डे एक अलग और नेगेटिव तरीके से किया जा रहा है। फिर जो वो नोटिस मेंबर यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे, उस नोटिस के ऊपर डिस्कशन होगी, स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर चर्चाएं होंगी और जो पॉइंट उन्होंने नोटिस के अंदर मेंशन किए हैं उसके रिगार्डिंग अल्टरनेटिव पॉलिसीज डिसाइड की जाएगी कि क्या ये सही बात है या नहीं और इन चीज़ों को कितना इम्पोर्टेंस और अहमियत देने की ज़रूरत है। तो ये होती है पॉलिसी कट के अंदर 1 रुपये। याद रखिएगा दोस्तों, पॉलिसी कट मोशन के अंदर 1 रुपये होते हैं। और दूसरा जो है यानी कि इकोनॉमिक कट मोशन, तो इकोनॉमिक कट मोशन आता है कि जिसके अंदर कोई 1 रुपये या 10 रुपये वाली बात नहीं है, बल्कि स्पेसिफाइड अमाउंट यानी कि जो डिमांड रखी गई है। सपोज एक मिनिस्ट्री है जो बजट के अंदर डिमांड करती है कि भाई हमें 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो यहाँ पे आप इतनी अमाउंट के अंदर आप ये नहीं बोलोगे कि इसके अंदर आप 1 रुपया कम करो या इसके अंदर आप 100 रुपये कट करो, तो यहाँ पे आएगा पॉलिसी मोशन नहीं बल्कि इकोनॉमिक कट मोशन। इकोनॉमिक कट मोशन के अंदर बोला जाएगा कि स्पेसिफिकली जो डिमांड रखी गई है उसके अंदर एक स्पेसिफाइड अमाउंट या फिर एक लमसम अमाउंट या फिर एक जो अंदर डिटेल्स जो होती है उसके अंदर कोई आइटम को या फिर कोई प्रोडक्ट को या फिर कोई सर्विस को ही आप हटा दो, ताकि जो आपकी डिमांड है उसकी अमाउंट जो है वो नीचे आ जाए, उसका जो फिगर है वो थोड़ा सा कम किया जा सके। तो यहाँ पे जो सेम प्रोसीजर होगी कि नोटिस देना पड़ेगा और यहाँ पे प्रिसाइज तरीके से अंदर उस नोटिस में लिखे गए पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन की जाएगी और स्पीचेस यहाँ पे दी जाएगी और डिस्कशन करने के बाद इकोनॉमी के लिए जो भी अच्छी चीज होगी भारत की वो स्टेप डिसाइड किया जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है टोकन कट मोशन। तो यहाँ पे बात होती है 100 रुपए की। अगर 100 रुपए आपको मोशन जो डिमांड रखी गई उसके अंदर कम करवाने हैं तो कट मोशन लाया जाना चाहिए। और ये जो कट मोशन होता है उसी के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किस तरह से अच्छी तरह से फायदा हो सकता है उसको ध्यान में रखते हुए आपको रखना है। इसके अंदर भी डिस्कशन होंगी और पर्टिकुलर मैटर्स जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। और मोशन लाने का जो विजन होना चाहिए वो किसी का या फिर पार्लियामेंट का टाइम खराब करने के लिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को और हिंदुस्तान को इससे फायदा होना चाहिए। इसी माध्यम से कट मोशन, टोकन मोशन या पॉलिसी मोशन, इकोनॉमी मोशन लाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे एडमिजिबिलिटी ऑफ कट मोशन किस तरह से है ये हम देख लेते हैं कि अलग अलग प्रकार के हमने मोशन देखे और हर मोशन का एक ही मकसद है कि जो अमाउंट डिमांड की गई है उसके अंदर किस तरह से रिडक्शन लाया जाए। तो यहाँ पे 13 पॉइंट से जो हम डिस्कस करेंगे जो काफी याद रखने वाले हैं, तो इसको रीड आउट करते हैं। जो भी एक्सप्लेनेशन होंगे उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। इट शेल रिलेट टू वन डिमांड ओनली। एक ही बात के ऊपर ये होने चाहिए, एक ही डिमांड होनी चाहिए एक मोशन के साथ। इट शेल बी क्लियरली एक्सप्लेन एंड शेल नॉट कंटेन आर्ग्यूमेंट, इंटरफियरेंस, आयरोनिकल एक्सप्लेनेशन, इम्प्यूटेशंस, इफिटल्स और डिफामेटरी स्टेटमेंट्स। तो किसी भी इंसान को इससे झगड़ा नहीं करना है या फिर ऊंचे नीचे दिखाने की बात नहीं करनी है और या फिर कोई इसी प्रकार के एक्सप्रेशंस नहीं करने जिससे कि बात बिगड़े और भड़की जाए। इट शैल बी कन्फाइंड टू वन स्पेसिफिक मैटर विच शैल बी स्टेटेड इन प्रिसाइज टर्म्स। तो आप जो बोल रहे हो, लिख के दे रहे हो, वही आपको डिस्कस करना है। इट शैल नॉट रिफ्लेक्ट ऑन द कैरेक्टर और कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन हु कंडक्ट कैन ओनली बी चैलेंज whose conduct can only be challenged on a substantive motion। इसके अलावा it shall not make suggestions for the amendment or repeal of existing law। तो अगर जो existing लॉ है उसके अंदर आप इस तरह के मोशन ला के ये नहीं बोल सकते हो कि भाई हम पॉलिसी
कट मोशन लाना चाहते हैं और इसके साथ हम ये कहते हैं कि इसके अंदर जो 1 रुपये वाली बात है वो 1 रुपये नहीं 6 रुपये घटाना चाहते हो, तो इस तरह से आप नहीं कर सकते हो। पर फिर उसके बाद है इट शैल नॉट रिफर टू अ मैटर विच इज नॉट प्रिलिमिनरी द कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो बात आप रखने जा रहे हो उसके संदर्भ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होना जरूरी है। अगर नहीं है तो ये बात आपकी वैलिड नहीं रहेगी। उसके बाद का पॉइंट है इट शैल नॉट रिलेट टू एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जो एक्सपेंडिचर चार्ज कर रहा है वो कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया के ऊपर, उसके ऊपर आप कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी या फिर कट मोशन नहीं ला सकते हो। याद रखिएगा दोस्तों, कंसोलिडेटेड फंड वाले अकाउंट में से अगर पैसे यूज हो रहे हो तो वहां पे आप ये किसी भी प्रकार के कट मोशन को लागू नहीं करवा सकते। उसके बाद का पॉइंट है इट शैल नॉट रिलेट टू अ मैटर which is under adjudication of a court or law having jurisdiction in any part of India। तो जो बातें कोर्ट के अंदर चल रही है, जो इश्यूज चल रहे हैं, उस मैटर्स को आप फिर से यहाँ पे मोशन का माध्यम लेते हुए नहीं डिस्कस कर सकते। जहाँ पे प्रिविलेज का क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को भी आप यहाँ पे नहीं ला सकते। इसके बाद इट शैल नॉट रिवाइव डिस्कशन ऑन द मैटर विच हैव बीन डिस्कस इन द सेम सेशन एंड ऑन विच अ डिसीजन हैव बीन टेकन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि टाइम खोटी करने के लिए जो पार्लियामेंट का सेशन होता है उस तरह के टाइम को बिगाड़ने के लिए नहीं कर सकते। जो बातें पहले डिस्कस हो चुकी है आपको उस बातों को रिपीट यूटिलाइज नहीं कर सकते। नए पॉइंट्स होने चाहिए, नए मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। उसके बाद इट शैल नॉट एंटीसिपेट अ मैटर विच हैज बीन प्रीवियसली अपॉइंटेड फॉर कंसिडरेशन इन द सेम सेशन। यानी कि जो बात एक दफा हो गई है उसके ऊपर काम चालू है, वर्क चल रहा है, उसका रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, तो उसी बात को आप फिर से दोहरा नहीं सकते। इसके बाद का जो पॉइंट है इट शैल नॉट रिलेट टू अ ट्रिवियल मैटर्स। तो ट्रिवियल मैटर्स के साथ कनेक्ट करते हुए पॉइंट्स को आप यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। और जो बड़ा सा पॉइंट इट शैल नॉट ऑर्डिनरी सीक टू raise a discussion on matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functioning or any commission or court of inquiry appointed to inquire into or investigate any matter। यानी कि जो बात कोर्ट वगैरह में चल रही है, कोई कमीशन के पास चल रही है, छोटी से छोटी, या फिर कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के पास अभी पेंडिंग के लिए पड़ी है, उसके रिजल्ट्स आने के लिए, वो बात आप यहाँ पे नहीं ला सकते। प्रोवाइडेड दैट द स्पीकर मे इन हिज डिस्क्रिशन अलाउ such matter being raised in the house as it concerned with the procedure or stage of inquiry if speaker is satisfied that it is not likely to prejudice the consideration for such matter by the statutory tribunal, statutory authority, commission or court of inquiry। तो 100% जो एडमिसिबिलिटी का राइट होगा वो स्पीकर के पास होगा। तो इस पॉइंट को मैंने लास्ट में डिस्कस इसलिए किया क्योंकि जो स्पीकर है उसके पास एडमिसिबिलिटी का राइट है। यानी कि जो मोशन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर कोई भी मिनिस्ट्री हो या फिर कोई इंडिविजुअल हो पार्लियामेंट का, वो अगर लाना चाहता है लोकसभा के अंदर कोई मोशन, तो वो मोशन तभी लाया जाएगा अगर स्पीकर को ये लगता है कि नहीं ये बात गलत नहीं है, सही है और रूल्स के मुताबिक चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे तो ये स्पीकर जो होते हैं वो डिसअलाउ कर देंगे और वो अपना ओपिनियन रख देंगे कि भाई मेरे ओपिनियन के अंदर ये बात है वो सही है या नहीं, इस मोशन को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। और यहाँ पे वो लोग ये भी डिसाइड करेंगे कि क्या ये मोशन रियलिटी के अंदर लाया गया था या फिर एक ऑब्स्टेकल जनरेट करने के लिए, ताकि जो हाउस की जो प्रोसेस चल रही होती है, जो प्रोसीजर्स चल रही होती है, उसके अंदर बाधाएं उत्पन्न करने के लिए इसको लाया गया है। तो होल एंड सोल का पावर एंड द राइट्स लाइज इन द हैंड ऑफ स्पीकर। स्पीकर चाहेंगे वही होगा। आप तो सिर्फ अपना प्रपोजल रख सकते हो कि मुझे मोशन लाना है, अगर स्पीकर अप्रूव करते हैं तभी बात आगे बढ़ सकती है। दिस इज द प्राइमरी थिंग जो डिस्कस हमने बाद में की, क्योंकि सब बातें कनेक्ट होगी तभी आपको पता चलेगा क्या क्या चीजें अप्रिशिएबल है, कौन कौन सी चीजें अलाउड नहीं है। इसके बाद लास्ट थिंग यानी कि नोटिस ऑफ कस्ट मोशन। अगर जो नोटिस है आपको मोशन लाने के लिए जो आप दे रहे हो अमाउंट को रिड्यूस करने के लिए, अगर आपने जिस दिन डिस्कस होना है उसके पहले वर्किंग डे के ऊपर आपको आपने दे दी है, यानी कि समझ लीजिए कि जो आप नोटिस दे रहे हो आज मंडे को दे रहे हो और वो बात ट्यूसडे को डिस्कस होने वाली है, तो अगर आप ना भी जा पाए तो कोई भी मेंबर आपकी पार्टी का या फिर आपके मिनिस्ट्री का या आपके डिपार्टमेंट का यहाँ पे उस मोशन को रिलेटेड जो भी
ऑब्जेक्ट्स आपको अरेज करने हैं, ऑब्जेक्शंस यहाँ पे आपको जो भी पेश करने हैं वो सारे पेश कर सकते हो। स्पीकर के सामने सारी बातें रख के मोशन को आगे बढ़ाने के लिए अपील कर सकते हो। यानी कि आप ऑन द स्पॉट ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे को ये मोशन या फिर हमारे ये डिपार्टमेंट को ये मोशन, वेदर दैट इज पॉलिसी मोशन, इकोनॉमी मोशन और टोकन मोशन, वी वांट टू डू इट राइट नाउ एंड वी वांट इट टू बी अप्रूव्ड बाय स्पीकर राइट नाउ। दूसरी चीज, स्पीकर के ऊपर आप प्रेशर नहीं कर सकते, सिर्फ आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो और ये एक दिन एडवांस में आपको करना होगा जिस दिन आपको ये डिस्कस करना है। तो आज इस वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमें मेल के अंदर क्वेरी रेज कर सकते हैं। आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर 2 पार्ट्स रहेंगे, कोशिश करेंगे कि एक पार्ट के अंदर कंप्लीट हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम।